आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडर द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो कि क्लास 12th का चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहां से काफी सारे क्वेश्चंस हर साल पीएमटीज में पूछे जाते रहे हैं, तो इसीलिए ये टॉपिक जो है हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यही टॉपिक हम आज लेने वाले हैं अपने लेक्चर के लिए। तो सबसे पहली चीज भाई कि क्या है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक्चुअली अगर आप क्लास मैमेलिया की बात करो तो उसमें यूथेरियन मैमल्स का एक ऑर्डर है प्राइमेटा। ठीक है ना। इस प्राइमेट्स या प्राइमेटा ऑर्गेनिज्म की खास बात क्या होती है, इनके पास एक तो प्रीहेंसाइल टेल प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है इनके पास? प्रीहेंसाइल टेल इनके पास प्रेजेंट होती है भाई। मतलब क्या कर सकते हैं, ये काफी लंबी सी टेल रहेगी और ग्रैस्पिंग पावर उसमें रहती है। साथ ही साथ और क्या होगा, यहां पर इनके जो हैंड्स होते हैं उनमें भी ग्रैस्पिंग पावर प्रेजेंट होती है। ये ग्रैस्प कर सकते हैं किसी भी चीज को, इसीलिए ये पर्टिकुलर ऑर्डर थोड़ा सा अलग हो जाता है। और इसके अलावा जो दूसरे हमारे पास ऑर्गेनिज्म आते हैं उनको बोलते हैं नॉन प्राइमेट, जैसे काउ हो गया। ठीक है भाई, वो उनके हैंड्स या फिर टेल में ग्रैस्पिंग पावर नहीं होती। ठीक है, अगर मैं बात करूं मंकीज की, ठीक है, मंकीज की या फिर ह्यूमन की, तो इनके चाहे अब हमारी बात करोगे तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास भाई हैंड्स प्रेजेंट, लिम्स प्रेजेंट है, हमारे लिम्स में ग्रैस्पिंग पावर है। ठीक है, हमारी टेल नहीं है, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन मंकीज के पास दोनों, चाहे वो टेल हो चाहे वो हैंड्स हो, उनके उनकी ग्रैस्पिंग पावर उनके पास प्रेजेंट होती है। तो इन्हीं प्राइमेट के फीमेल्स में ये साइकिल देखने को हमें मिलती है। ठीक है ना, देखने को हमें मिलती है। और क्यों होती है ये साइकिल? ये साइकिल इसलिए होती है क्योंकि फीमेल बॉडी क्या करती है, अपने आप को प्रिपेयर करती है किसके लिए? प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है भाई। एंड बिगिनिंग जो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। और इस पर्टिकुलर ऑनसेट को हम मिनाकी के नाम से जानते हैं भाई। किस नाम से जानते हैं? मिनाकी के नाम से जानते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, 28 डेज की ये साइकिल रहेगी कुल मिलाकर के। ठीक है, और 28 डेज को हम फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो 28 डेज में अगर मैं बात करूं मेन फेजेस की, तो 3 मेन फेज रहने वाले हैं। ठीक है, वो पहला फेज हमारे पास हो जाएगा भाई ब्लीडिंग फेज या फिर मेंस्ट्रुअल फेज उसको बोला जाता है। दूसरा फेज जो हमारे पास आएगा वो हो जाता है आपका प्री ओव्यूलेटरी फेज, जिसमें कि फॉलिकल्स वगैरह डेवलप करती हैं। ठीक है, वो हम सब आगे देखने वाले हैं कौन कौन से क्या क्या फेजेस हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जो थर्ड फेज हमारे पास आएगा दैट विल बी नोन एज पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, मतलब ओव्यूलेशन के बाद वाला फेज। ओव्यूलेटरी भी एक छोटा सा फेज है, लेकिन वो एक मेन फेज में नहीं आता, उसको हम ऐसे ही आपको बता देंगे। वो एक तरीके से प्री ओव्यूलेटरी एंड पोस्ट ओव्यूलेटरी के बीच का फेज तो है, बट जस्ट फॉर 1 डे आता है वो। ठीक है, इट्स नॉट अ मेन फेज एक्चुअली। ठीक है, और अगर स्टॉपेज अगर हो जाए मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जो कि देखने को मिलता है इन 45 टू 50 इयर्स ऑफ ओल्ड फीमेल, तो उसको हम पर्टिकुलरली टर्म करते हैं मेनोपॉज। ठीक है, ये आपने ध्यान में रख। तो ये जनरल इन्फो था अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और क्या क्या इन्फो हम यहां से ले सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑल अबाउट द हार्मोनल चेंजेस एंड इट्स फंक्शन। ठीक है, हार्मोन का काफी ज्यादा रोल यहाँ पे होने वाला है। किस किस हार्मोन का भाई? हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन रिलीज होगा दैट इज नोन एज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये क्या करेगा? ये टारगेट करता है किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी को टारगेट करके वहां से क्या रिलीज करवाएगा? 2 हार्मोन। ठीक है, एलएच एंड एफएसएच। दोनों का फंक्शन अलग अलग होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेल के केस की, तो एफएसएच का फंक्शन वहां पे क्या होगा भाई? स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करना। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। एलएच का फंक्शन होगा लीडिंग सेल को टारगेट करके टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करना।
ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं फीमेल के केस की बात करूं तो एफएसएच का फंक्शन क्या होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये, तो फॉलिकल्स जो बन रही हैं उनके ग्रोथ को ये प्रमोट करेगा, और एलएच क्या करेगा, ओव्यूलेशन का काम करवाएगा। ठीक है, और फिर ये एलएच एंड एफएसएच किसको टारगेट करते हैं भाई, ये टारगेट करते हैं ओवरी को। ठीक है, इन द केस ऑफ, अब क्योंकि हम यहां पर फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेस्टोसाइकिल पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ फीमेल के केस को लेते हुए चलेंगे। ठीक है, अगर ये मेल का केस होता है यहाँ पर एलएच एंड एफएसएच, तो वो किसको टारगेट कर रहा होता, टेस्टिस को टारगेट कर रहा होता। यहाँ पे किसको टारगेट कर रहा है, ये ओवरी को टारगेट कर रहा है भाई। ठीक है, और ओवरी से ही फिर आगे जाकर के ये जो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है इसका सेक्रेशन देखने को हमें मिलेगा। कहां से एक्चुअल में सेक्रेशन होता है वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, लेकिन आपने ये ध्यान में रखना है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्या फंक्शन है, ईस्ट्रोजन क्या काम करेगा, जो एंडोमेट्रियम की लेयर है उसको डेवलप करने का ये काम करता है। ठीक है ना, तो एंडोमेट्रियल डेवलपमेंट में इसका रोल हो जाएगा। इसको हम एंडोमेट्रियल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया के नाम से भी जानते हैं भाई। किस नाम से, हाइपरप्लेशिया। और जहां पर भी हाइपरप्लेशिया वर्ड यूज होगा उसका मतलब क्या है, इंक्रीज इन सेल नंबर, सेल के नंबर में क्या होना, इंक्रीज होना। तो यहां पर जो भी टिश्यू की लेयर है एंडोमेट्रियम में, उनका एक तरीके से क्या हो रही है, नंबर में इंक्रीमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट वहां पे चल रही है। साथ ही साथ ब्लड वेसल्स के से जो ब्लड फ्लो है वो भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर वैस्कुलैरिटी है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो कुल मिलाकर के ईस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम में डेवलपमेंट एंड वहां की वैस्कुलैरिटी को बढ़ाने का क्या करता है, काम करता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। प्रोजेस्टेरोन क्या काम करेगा भाई, प्रोजेस्टेरोन का काम होता है जो भी जो यूट्रस है, यूट्रस की लाइनिंग है उसमें ग्लैंड्स का डेवलप करना। क्या करेगा वो, ग्लैंड्स को डेवलप करवाएगा, जिसकी वजह से वहां पर कुछ ना कुछ सेक्रीशन होता रहेगा। कहां से, एंडोमेट्रियम की लेयर से। ठीक है, एंडोमेट्रियम की लेयर में ग्लैंड्स या ग्लैंडुलर सेक्रीशन को प्रमोट करवाने का काम किसका है, प्रोजेस्टेरोन का है। ठीक है, साथ ही साथ एंडोमेट्रियम की जो एक तरीके से अगर मैं बोलूं एडहेसिवनेस या फिर एक अट्रैक्शन की पावर टुवर्ड्स द पर्टिकुलर फर्टिलाइज्ड जाइगोट, उसको बोलते हैं एडहेसिवनेस। तो वो एडहेसिवनेस को ये क्या करता है, बढ़ा देता है। एडहेसिवनेस को बढ़ाएगा तो उससे होगा क्या कि जो भी फर्टिलाइज्ड जाइगोट है वो जाकर के इजीली यहां पर एक तरीके से चिपक जाएगा या फिर इम्प्लांट इजीली उसका हो पाएगा। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। क्लियर, आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा। यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। होपफुली कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है डाउट, नहीं होगा, ओके। सो ये जो मैं आपको हार्मोनल रोल बता रहा था वो एक यहाँ पर फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी दिया हुआ है, देख लो। यहाँ पर हाइपोथैलेमस है और हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन रिलीज हो रहा है दैट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, यहाँ पर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ने किसको टारगेट किया, एंटीरियर पिट्यूटरी को। वहां से क्या रिलीज हुआ भाई, एफएसएच एंड एलएच रिलीज हुआ है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। और फिर एफएसएच एंड एलएच ने किसको टारगेट किया है, यहां पर देखो ओवरी को। एफएसएच तो किसको टारगेट करेगा भाई, जो ओवरी के अंदर फॉलिकल्स बन रही होंगी, ठीक है, उनकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एक तरीके से क्या कर रहा है, एफएसएच स्टिमुलेट कर रहा है ओवेरियन फॉलिकल के डेवलपमेंट को। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज ये स्टिमुलेट क्या करेगा कि जो एक तरीके से डेवलपमेंट है ओवेरियन फॉलिकल का और उसके सेक्रीशन का, ताकि वो क्या कर सके, ईस्ट्रोजन एंड इनेबिन को सेक्रीट कर सके। अब क्या है ना, जब फॉलिकल्स मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाई थी तो वहां पे मैंने बताया था एक लेयर प्रेजेंट होती है थीका इंटरना। क्या प्रेजेंट होती है, थीका इंटरना। थीका इंटरना क्या रिलीज करती है भाई, ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करता है। साथ ही साथ वहां से कुछ अमाउंट में इनेबिन, ठीक है, इनेबिन हार्मोन भी रिलीज होता है। तो ऑब्वियसली बात है एफएसएच जब फॉलिकल को टारगेट कर रहा है तो वहां की जो लेयर है वो भी बनेगी और वो भी बन के ईस्ट्रोजन इनिबिन का सेक्रेशन वहां पे देखने को हमें मिलता है। साथ ही साथ एलएच क्या करेगा, एलएच का मेन फंक्शन यहां पर देखो ओव्यूलेशन का है। ठीक है, ये ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर करवा करके सेकेंडरी oocyte को रिलीज करवा देगा। ठीक है, और साथ ही साथ जब यहां पर हमारे पास ग्राफिन फॉलिकल के बाद
रप्चर होने के बाद क्या बनती है? कॉर्पस हीमोरेजिकम। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होकर के क्या बनती है भाई? ये क्या है? रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है। क्या बनेगा यहां से? कॉर्पस हीमोरेजिकम। क्या बनेगा? कॉर्पस हीमोरेजिकम ये बनेगा। कॉर्पस हीमोरेजिकम के बाद वो स्ट्रक्चर एक येलो लाइक एक तरीके से रिग्रेसिव फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, जिसको हम नाम दे देते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या नाम दे देते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम किसका होता है बिफोर प्रेगनेंसी? एलएच का। बहुत इंपॉर्टेंट। कौन मेंटेन करता है इसको बिफोर प्रेगनेंसी? एलएच। ध्यान में रखना है, ठीक है। और फिर कॉर्पस ल्यूटियम जब बनके तैयार हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, स्पर्म एंड ओवम का अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फर्टिलाइजेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम सस्टेन कर जाता है, मतलब प्रेगनेंसी हो गई। तो वहां पर सेक्रीशन कॉर्पस ल्यूटियम से कुछ हार्मोन्स का भी देखने को हमें मिलता है। वो हार्मोन्स कौन कौन से भाई? वो हार्मोन्स यहाँ पर ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इन सब का भी एक तरीके से रिलीजमेंट होता है। और यहाँ पर रिलैक्सिन एंड इनिबिन हार्मोन भी क्या होंगे? रिलीज होंगे इस कॉर्पस ल्यूटियम वाले स्ट्रक्चर से, ठीक है। ये ध्यान में रखना आपने। ईस्ट्रोजन का फंक्शन मैंने तुम्हें बता ही दिया भाई, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर क्या होगा कि ये डेवलपमेंट को भी प्रमोट करता है, और साथ ही साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स या फिर जो फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डेवलप करने के लिए भी एक तरीके से टारगेट करता है। कौन? ईस्ट्रोजन, ठीक है। इसके अलावा और ईस्ट्रोजन का क्या फंक्शन है? प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, प्रोटीन के बनने की जो प्रोसेस है उसको भी ये क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। साथ ही साथ इसका कुछ अमाउंट मॉडरेट लेवल, ठीक है, इनिबिट करता है किसको? हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को, एफएसएच एंड एलएच को, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है, क्लियर। जो प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा कॉर्पस ल्यूटियम से, वो क्या काम करेगा भाई? ये एक तो काम करता है, ये जो मेमोरी ग्लैंड है उसको एक तरीके से प्रिपेयर करवाएगा, ठीक है। क्या करवाने के लिए? मिल्क का सेक्रेशन वहां से होना है, तो मिल्क को सेक्रेट करवाने के लिए मेमोरी ग्लैंड को क्या करता है? प्रिपेयर करवाता है, ठीक है। साथ ही साथ ये इनिबिट करता है जीएनआरएच एंड एलएच के सेक्रेशन को। तो मतलब एक तरीके से फीडबैक मैकेनिज्म भी यहां पर हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कौन शो कर रहा है? बोथ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। देखिए, ईस्ट्रोजन तो जीएनआरएच, एफएसएच एंड एलएच के लिए नेगेटिव फीडबैक दिखा रहा है यहां पर, लेकिन ये जो प्रोजेस्टेरोन है ये जीएनआरएच एंड एलएच के लिए क्या शो कर रहा है? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ये शो कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा कॉर्पस ल्यूटियम से कुछ और हार्मोन भी रिलीज होता है भाई। एक तो रिलैक्सिन। रिलैक्सिन का काम होता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन, लेबर के टाइम पे जो प्यूबिक सिम्फाइसिस वाला रीजन होता है या सर्वाइकल रीजन होता है उसको डायलेट करने का, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करने का भाई ये क्या करता है? काम करता है, ताकि इजीली बेबी जो है उसका पार्चुरेशन पॉसिबल हो पाए, वो इजीली बर्थ उसकी हो सके, ठीक है। इसके अलावा यूट्राइन की जो स्मूथ मसल्स होती हैं, ठीक है, वहां पर ये कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करने का भी काम करता है, ठीक है। ये भी इसका फंक्शन है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। खास तौर से रिलैक्सिन ये जब पार्चुरेशन के टाइम पर जो फेज रहेगा वहां पर ये वर्क करेगा। इनिबिन का क्या काम है भाई? इनिबिन क्या करेगा? नाम में ही इसका इनिबिन, इनिबिट छुपा हुआ है, तो इनिबिट करेगा ये किसके रिलीज को? एफएसएच, ठीक है। एफएसएच खास तौर से एफएसएच को करता है, लेकिन एलएच को भी कुछ हद तक। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आया कि अगर ज्यादा टारगेट किसको करता है ये, ठीक है, इनिबिन सबसे ज्यादा इसका इंपैक्ट किस हार्मोन पे पड़ेगा? तो एफएसएच पे। एंड इससे कम लेसर एक्सटेंट पे किस पे पड़ेगा? एलएच पे। तो ये आपने ध्यान में रखना है, क्लियर। तो ये हार्मोनल यहां पर चेंजेस एंड फंक्शंस हमने देखे। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, और आगे हम जानने वाले हैं यहां पर इनके फेजेस के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया था 3 मेन फेजेस होते हैं भाई। क्या होते हैं? 3 मेन फेजेस हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है, पूरी की पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल के। पहला फेज जो हमारे पास आता है विच इज ऑफ 4 to 5 days, इसको हम बोल देते हैं ब्लीडिंग फेज या फिर मेंस्ट्रुएशन फेज, ठीक है। यहाँ पर
एवरेज 40 to 80 ml का जो है ब्लड लॉस देखने को मिलता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपने। दूसरा फेज जो आएगा दैट इज नोन एज प्रोलिफरेटिव फेज, प्री ओव्यूलेटरी, मतलब ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन कौन से डे को होता है भाई? ओव्यूलेशन होता है 14th डे को। कौन से डे को? 14th डे को। तो उससे पहले वाला जो फेज है एंड ब्लीडिंग फेज के जो बाद वाला फेज है, दोनों के बीच वाला फेज, मतलब इसके एंड इसके बीच वाला जो फेज है उसको हम यहां पर किस नाम से जान रहे हैं? प्रोलिफरेटिव फेज, प्री ओव्यूलेटरी फेज, फॉलिकुलर फेज एंड ईस्ट्रोजेनिक फेज के नाम से। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है इसमें। प्री ओव्यूलेटरी क्यों? क्योंकि ओव्यूलेशन से पहले का फेज है। प्रोलिफरेटिव क्यों? क्योंकि यहां पर जो फॉलिकल्स है उनका डेवलपमेंट चलना है, इसीलिए फॉलिकुलर फेज भी इसको बोला गया है। अब क्योंकि फॉलिकल्स डेवलप होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो ईस्ट्रोजन का सेक्रेशन भी करेगा। थीका इंटरना ईस्ट्रोजन का भी सेक्रेशन करती है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा हुआ है? ईस्ट्रोजेनिक फेज भी बोला हुआ है। ठीक है, तो ये जो फेज है ये 6 to 13th डे, ठीक है, इस दौरान का ये फेज है पूरा का पूरा। 14 डे का मैंने आपको बता दिया, ओव्यूलेशन हो जाएगा 14 डे को। ठीक है, एंड इसके बाद वाला जो फेज आता है दैट इज नोन एज पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद वाला फेज है। ल्यूटियल फेज क्यों? क्योंकि यहां पर कॉर्पस ल्यूटियम की डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, कॉर्पस ल्यूटियम बन के तैयार होगा एट द 22nd डे। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम का सेक्रेटरी नेचर है वो भी बढ़ता है भाई। ठीक है, सेक्रेटरी नेचर भी बढ़ जाता है, इसीलिए सेक्रेटरी फेज भी बोला हुआ है। एंड प्रोजेस्ट्रॉन का भी कंटेंट यहाँ पे हमें देखने को मिला, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? प्रोजेस्ट्रॉन का सेक्रेशन भी करता है, तो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल सबसे ज्यादा हाई आपको यहाँ पर इसी फेज में देखने को मिलेगा, जिस दिन जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो बन के कंप्लीटली मैच्योर हो जाएगी, मतलब 22nd डे को। किस दिन? 22nd डे को, वो उस दिन प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल सबसे पीक पे रहेगा। ठीक है, और ये जो यहां पर फेज है ये चलेगा 15th से लेकर के 28th डे का। ठीक है, तो 4 to 5 डेज का क्या चला? ब्लीडिंग और मेंस्ट्रुएशन फेज। 6 to 13 के लिए प्रोलिफरेटिव फेज। ओव्यूलेशन 14 डे को, एक माइनर छोटा सा फेज है ये, इसीलिए मेन फेजेस में इसको कंसीडर नहीं किया मैंने। और यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट फेज आ जाता है दैट इज नोन एज ल्यूटियल पोस्ट ओव्यूलेटरी सेक्रेटरी एंड प्रोजेस्ट्रॉनिक फेज, जिसका टाइम ड्यूरेशन है 15 to 28 डे। और 22nd डे को किसका लेवल सबसे पीक पे होगा? प्रोजेस्ट्रॉन का। ठीक है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम उसी दिन फुली मैच्योर बन के तैयार हो जाती है। ठीक है, तो यहां तक आई थिंक आपको होपफुली क्लियर हो चुका होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ भाई। ठीक है, तो ये देखो क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, किस तरीके से जो चेंजेस आएगा, चाहे यहां पर हम बात करें यूट्राइन की लेयर में, चाहे हम बात करें हार्मोनल चेंजेस की बात करें अगर, ठीक है, तो यहां पर हमें सब कुछ, ये देखो यहां पर हॉर्मोन्स में भी, हार्मोन के कॉन्सेंट्रेशन में भी चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। यूट्राइन की जो एक तरीके से लेयर है, ठीक है, चाहे वो एंडोमेट्रियम की लेयर की आप बात करें तो वहां पर भी हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जो ओवरीज हैं, ठीक है, उसके अंदर जो फॉलिकल्स हैं अलग अलग, उसमें भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इसको, इन तीनों चीजें को एक ही पोर्शन में कंप्राइज करके ये फिगर दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये देखो डेज कुछ इस तरीके से दे रखे हैं यहाँ पर। ये यहां से स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, और ये जा रहा है 28 देकर, जो कि एक नॉर्मल साइकिल का टाइम ड्यूरेशन रहता है। ठीक है, नॉर्मल साइकिल का टाइम ड्यूरेशन रहता है। एबनॉर्मल साइकिल्स भी होती हैं, उनकी वो कंडीशंस के बारे में हम बात करेंगे आगे। ठीक है, आगे आएगा, बिल्कुल आएगा, मैं आपको बताऊंगा, वो हम आगे बात करेंगे। अभी हम यहाँ पे नॉर्मल साइकिल की बात करें जिसका कि टाइम ड्यूरेशन कितना है? 28th डे का है भाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जो स्टार्टिंग का 4 to 5th डे मैंने आपको बताया था, यहां तक ये क्या बोला था मैंने? ब्लीडिंग फेज बताया था आपको, या फिर मेंस्ट्रुएशन फेज इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो 4th डे तक, ठीक है, 4th डे तक तो क्या हुआ है, ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग शेड ऑफ हुई है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हुई है। अभी ये डिटेल में मैं आगे आपको बता दूंगा कि यहाँ पर कौन सा हार्मोन कितना लेवल में प्रेजेंट रहेगा, कौन सा यहाँ पर ब्लीडिंग हुई क्यों है। ठीक है, तो वो सब आगे आएगा जब मैं आपको फेजेस को डिटेल से बताऊंगा। अभी बस इसको एक हल्का सा ओवरव्यू इसका ले लो। ठीक है, यहाँ पर देखो 5th डे को ब्लीडिंग यहाँ पर स्टॉप हो गई है। तो कुल मिलाकर के जो
इसका पहले वाला जो ये फेज है इसको बोल देते हैं इनिशियल फेज, फर्स्ट से लेकर के 4th डे तक, एंड 4 से लेकर के जो 5th डे है लास्ट वाला उसको हम बोल रहे हैं टर्मिनल फेज। तो टर्मिनल फेज में यहाँ पे ब्लीडिंग देखने को नहीं मिल रही, जबकि जो इनिशियल वाला हमारे पास फेज आ रहा है वहां पर हमें देखने को मिल रही है ब्लीडिंग। ठीक है, तो ये टर्मिनल फेज पे नहीं देखने को मिल रही। टर्मिनल फेज ऑफ व्हाट? किसका? मेंस्ट्रुएशन फेज का। ठीक है, उसके बाद 6 से लेकर के यहाँ पे देखो 13th डे तक, ठीक है, एंडोमेट्रियम धीरे 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 धीरे, अभी इतना ज्यादा पीक पे तो नहीं है डेवलपमेंट इसका, लेकिन फिर भी वापस से एक तरीके से क्या हो रही है, रिकवर हो रही है। जो यहाँ पे शेड ऑफ हुआ था वो थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, रिकवर हो रहा है। ठीक है, और 14th डे को यहां पर देखो आप ओवरी में भी कुछ इसी तरीके की प्रोसेस चल रही है। भाई जब मैंने आपको फॉलिकल के डेवलपमेंट बताया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था प्रिमोर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल बनती है, प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल बनती है, सेकेंडरी से मैच्योर टर्शियन ग्राफियन फॉलिकल बनती है। ठीक है, और फिर ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो जाते हैं। ग्राफिन फॉलिकल, जो ग्राफिन फॉलिकल है उसके अंदर आपका सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है। ठीक है, सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है, और ये सेकेंडरी oocyte ही रिलीज होगा जिस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन के नाम से भाई जान रहे हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। 14 डे को हुआ है ये, 12th से लेकर के ऑलमोस्ट 12th डे को ग्राफिन फॉलिकल बन के कंप्लीटली तैयार हो चुकी होगी। अब ग्राफिन फॉलिकल कंप्लीटली अगर बन के तैयार हो गई है तो ऑब्वियसली बात है इसकी जो थीका इंटरना वाली लेयर है, ठीक है, थीका इंटरना वाली जो लेयर है वो भी कंप्लीटली बन के तैयार हो गई होगी भाई। ठीक है, थीका इंटरना क्या रिलीज करती है? ईस्ट्रोजन। क्या रिलीज करती है? ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन का लेवल भी आपको ध्यान में रखना है 12th to 13th डे में सबसे ज्यादा पीक पे देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, कौन से दिन में? 12th to 13th डे में। देखो देखो आप यहां पर भी देख सकते हो, ये ईस्ट्रोजन है, ये देखो यहां पर ये पीक पे है। ठीक है, कौन से डे में? 12 से लेकर के 13 डे में ये क्या क्या है, पीक पे है भाई। ये क्यों है? क्योंकि ग्राफिन फॉलिकल भी यहाँ पे कंप्लीटली मैच्योर हो गई। ठीक है, फिर आगे हम जाते हैं तो आगे यहाँ पर ओव्यूलेशन देखने को मिलेगा, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया। ठीक है, तो ओव्यूलेशन होने की वजह से, ठीक है, ओव्यूलेशन होने का जो रीजन है यहाँ पर वो होता है एक यहाँ पर एक तरीके से LH एंड FSH में आया हुआ सर्ज। ठीक है, तो LH में देखो यहाँ पर इसका कॉन्सेंट्रेशन सडनली हाई हो गया है। ठीक है, इसको बोलते हैं LH सर्ज। क्यों होता है वो आगे मैं आपको बता दूंगा, बस अभी यहाँ पर एक ओवरव्यू ले रहे हैं हार्मोन्स का, किस तरीके से कहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन पीक पे रहेगा और क्या क्या यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल रहा है सिर्फ उसका। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे LH कहाँ पे है, पीक पे है ऑन ऑलमोस्ट 13 के एंड में या फिर 14th डे को भी आप यहाँ पर बोल सकते हो। एनसीईआरटी में कुछ इसी तरीके से ग्राफ दिया हुआ है, एकदम 14 में उसको पीक पे दिखाया हुआ है, थोड़ा बहुत उसमें करेक्शन भी है। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर के यही समझना आप 13 डे के एंड में या फिर 14 डे की एकदम बिगिनिंग पे ही LH एंड FSH जो होगा वो पीक पे रहेगा। ठीक है, तो यहां पर एक्चुअली होता क्या है कि जो हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन है ना वो एक पॉजिटिव फीडबैक भेजता है, पॉजिटिव फीडबैक भेजता है किसको? पिट्यूटरी को। और पिट्यूटरी को बोलता है भाई पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, मैं ज्यादा तो तू भी ज्यादा, मैं कम तो तू भी कम। नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है, मैं कम तो तू ज्यादा, या फिर मैं ज्यादा तो तू कम, उल्टा होता है। लेकिन पॉजिटिव फीडबैक में ईस्ट्रोजन ऑलरेडी यहां पर बढ़ रहा था भाई। देखो 12 डे में ग्राफिन फॉलिकल बन के तैयार हो गई थी, थीका इंटरना भी बन के तैयार हो गई थी, तो यहां पर 12 डे में तो ये पीक पे आ गया था। लेकिन इसने क्या किया, एक पॉजिटिव फीडबैक दे दिया किसको? पिट्यूटरी को। ठीक है ना, पिट्यूटरी को इसने क्या दे दिया, एक फीडबैक दे दिया, पॉजिटिव फीडबैक दे दिया, जिसकी वजह से इसने क्या बोला, भाई मैं तो बड़ा हुआ हूं, तुम भी अपने हार्मोन्स को बढ़ाओ। तो यहां से LH एंड FSH जो है इनका कॉन्सेंट्रेशन सडनली क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। LH जो है 6 to 10 फोल्ड बढ़ जाता है, एंड FSH जो यहां पर आपको दिख रहा है ये नियर अबाउट 2 to 3 फोल्ड अपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन जो खास तौर पे ओव्यूलेशन हमें देखने को मिलेगा LH सर्च के कारण, ये ध्यान में रखना आपने। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर और क्या क्या चेंजेस देखने को मिले। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारे पास 14 डे में हो गया ओव्यूलेशन। उसके बाद यहाँ पर देखो आगे बढ़े, आगे यहाँ पर 22nd डे में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि 22nd डे में कॉर्पस ल्यूटियम बन के तैयार होगी। यहाँ देखते हैं, देखो ये रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल
को हमने क्या नाम दिया, कॉर्पस हिमोरेजिकम। कॉर्पस हिमोरेजिकम किस में कन्वर्ट हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम, येलो कलर का ये फॉलिकल है जिसको कि कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से जान रहे हैं। कॉर्पस ल्यूटियम बन के कब फुल्ली मैच्योर्ड हो गया, कब कंप्लीट हो गया, 22nd डे को। और 22nd डे को ही यहाँ पर क्या है, प्रोजेस्टेरॉन अपने पीक लेवल पे है, ठीक है। इसीलिए है, क्यों, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ से भाई जिस दिन वो मैच्योर हुआ होगा उसी दिन अपना सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन का प्रोजेस्टेरॉन, ये जो हार्मोन सेक्रेट कर रहा है वो करेगा ना वो, ठीक है। तो उसी दिन यहाँ पर सबसे ज्यादा पीक पे देखने को हमें मिलता है, ठीक है। उसके बाद सपोज फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, और यहां पर देखो इसमें क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं भाई 14 डे के बाद। 16 17 से लेकर के जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं 22nd डे तक पहुंचो, ठीक है, यहां तक पहुंचो, तो यहां तक एंडोमेट्रियम अपने आप को क्या कर रही थी, एकदम फुल्ली प्रिपेयर हो रही थी भाई कि मेरे करण अर्जुन आएंगे आएंगे। और वो करण अर्जुन कौन थे, जो फर्टिलाइज जाइगोट बन के आने वाला था इम्प्लांट होने के लिए, जिसमें कि स्पर्म एंड ओवम फ्यूज होकर के जो जिसने फर्टिलाइज जाइगोट बनाया था वो आने वाला था, ठीक है। और अगर नहीं आ पाता है, सपोज फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, तो जिसने ये पूरी की पूरी इसने जो मेहनत की है, अपना जो ग्लैंडुलर सेक्रेशन यहाँ पे बढ़ाया है, ग्लैंड्स का डेवलपमेंट किया है, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, ग्लैंड्स का डेवलपमेंट हुआ है भाई। इसके अलावा यहाँ पर और क्या हुआ है, ब्लड सप्लाई भी बढ़ा दी गई थी ताकि नॉरिशमेंट भी इजीली बहुत ज्यादा अच्छे से इसको प्रोवाइड किया जा सके। ग्लैंडुलर डेवलपमेंट भी हुआ, ब्लड सप्लाई भी बढ़ाई, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये पूरी की पूरी इसकी प्रिपरेशन धरी की धरी रह जाएगी, और एंडोमेट्रियम जाइगोट की याद में तड़प तड़प के अपनी जान दे देगी, और यही जान तो ये ब्लड के फॉर्म में बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो मेंस्ट्रुएशन फेज वापस से यहाँ पर 28 डे के बाद वापस से स्टार्ट हो जाता है, और एक और साइकिल वापस से स्टार्ट हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से एक ओवरव्यू था जो हमने समझा, ठीक है। इन हॉर्मोन्स के रिगार्डिंग काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर पीएमटीज में। सिंपल सा ये ग्राफ पूछ दिया जाएगा, बताए आपको लेबल करने के लिए दे दिया जाएगा, बताइए ये हार्मोन कौन सा, ये हार्मोन कौन सा। उसको याद करने का तरीका मैं बताऊंगा आपको आगे, ठीक है, किस तरीके से हम बिना बिना अगर सपोज लॉजिक लगा सकते हो तो ठीक है, सपोज अगर लॉजिक भी ना लगे तो ठीक है, अगर सपोज लॉजिक भी आपको लगाना याद ना रहे तो भी मेरे पास एक ट्रिक है, मैं उस ट्रिक से आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अच्छे से लेबलिंग इस पर्टिकुलर ग्राफ की कर सकते हो, कौन सा हार्मोन कहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। तो ऑलमोस्ट हमने समझ ही लिया, ठीक है, एक ओवरव्यू ले ही लिया। तो ब्लीडिंग फेज जो था वहां पर देखो हुआ क्यों, इसके लिए यहां पर समझो क्या हुआ था, एंडोमेट्रियम की लेयर डीजनरेट हो गई थी, ठीक है ना। इसका मतलब कॉर्पस ल्यूटियम भी क्या होगा, डीजनरेट होगा भाई। कॉर्पस ल्यूटियम भी क्या होगा, डीजनरेट होगा। तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होकर के ये देखो च्युइंगम लाइक स्ट्रक्चर, व्हाइट कलर का एक फॉलिकल ये बन रहा है जिसको कि हमने कॉर्पस एल्बिकेंस के नाम से हम जान रहे हैं। तो कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाती है किसमें, कॉर्पस एल्बिकेंस पे कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो अब क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ऑब्वियसली बात है इस टाइम पर प्रेजेंट नहीं है, ब्रीडिंग फेज तभी तो हुआ होगा भाई। मेसोसाइकिल कब प्रेजेंट होता है, जब कॉर्पस ल्यूटियम नहीं होगा, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम अगर प्रेजेंट है तो प्रेगनेंसी का केस शो करेगा भाई, ठीक है ना। तो प्रेजेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम is the indicator of what, indicator of pregnancy, indicator of pregnancy, ठीक है ना। और यहां पर अगर कॉर्पस ल्यूटियम प्रेजेंट होती तो फिर ये फेज ही नहीं आता, तो फेज आया तो इसका मतलब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गई भाई, डीजनरेट ये हो गई। डीजनरेट अगर हो गई है तो इसका मतलब यहां पर जो इससे रिलीज होने वाले हार्मोन थे, कौन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, इसका भी लेवल क्या हो चुका होगा, बहुत ही गिर चुका होगा भाई, ठीक है ना। इनिशियल जो हमारे पास 1 to 5 डे आ रहा है, ठीक है, मेसोसाइकिल का फर्स्ट से लेकर के 5th डे तक जो भी फेज चल रहा है उसके दौरान, उसके दरमियान यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन का लेवल क्या है, बहुत ही कम हो रखा है। इनकी वजह से यहां पर जो FSH एंड LH होगा
उसका भी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो चुका होगा, कम हो चुका होगा। FSH एंड LH का भी जो एक तरीके से कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो चुका होगा भाई, कम हो चुका होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ब्लीडिंग फेज में हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये सब यहां पर हमें ये सब देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ ब्लीडिंग फेज हुई क्यों है, ड्यू टू डीजेनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, डीजेनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, क्योंकि एंडोमेट्रियम अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी, तो एंडोमेट्रियम में ग्लैंड्स भी डेवलप हो रही थी, ग्लैंड्स का डेवलपमेंट भी चल रहा था, साथ ही साथ वहां पर ब्लड सप्लाई भी बहुत ज्यादा बढ़ाई जा चुकी थी, ब्लड सप्लाई को भी क्या किया था, बढ़ाया हुआ था। तो वही तो डिजेनरेट हो गया भाई, क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाया, तो वो डिजेनरेट होकर के एंडोमेट्रियम यहाँ पर ब्लड की फॉर्म में एक तरीके से बाहर निकलने लगेगी थ्रू वेजाइनल ट्रैक्ट। और ये जो डीजेनरेटेड एंडोमेट्रियम है ये इट विल पास आउट, ठीक है, थ्रू वेजाइनल ट्रैक्ट, वेजाइनल ट्रैक्ट के थ्रू क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। और इस दौरान एवरेज 40 टू 80 ml का ब्लड लॉस हमें देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर फेज में। और एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस पर्टिकुलर ब्लड में जो कि ये बाहर रिलीज हुआ है, इसमें कोई भी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता, तो क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ऐसे ब्लड का जो कि बाहर निकल रहा है वेजाइनल ट्रैक्ट से, ये कभी भी कोएगुलेट या फिर क्लॉट इसमें नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इट विल नेवर कोगुलेट, इट विल नेवर कोगुलेट। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो यहां तक क्लियर हो गया है, यहां तक क्लियर है सभी को। ठीक है, तो अब बढ़ रहे हैं हम आगे की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट फेज में अब चलते हैं, दैट इज नोन एज प्री ओव्यूलेटरी फेज। क्या है ये, प्री ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, तो यहां पर इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि देखो, अगर सपोज हम 5th डे की बात कर रहे हैं सपोज, ठीक है, हमने देखा फर्स्ट से लेकर के 5th डे में क्या हुआ था, ब्लीडिंग हुई थी। तो 5th डे तक आते आते जो ब्लीडिंग है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। ठीक है, 5th डे तक आते आते। और 6th डे से लेकर के कहां तक, कौन से डे तक भाई, 13th डे तक। यही तो फेज रहता है प्री ओव्यूलेटरी वाला फेज, यही फेज रहता है 6 to 13 डे तक। तो यहां पर अब होगा क्या कि आफ्टर दिस 5th डे धीरे धीरे यहां पर जो घटा हुआ ईस्ट्रोजन है एंड जो घटा हुआ प्रोजेस्टेरॉन है, अभी हमने पीछे बात की थी भाई दोनों का लेवल कम रहता है, दोनों का लेवल कम रहता है। अब ये क्या करेंगे, ये एक नेगेटिव फीडबैक दे देते हैं। क्या देते हैं, नेगेटिव फीडबैक दे देते हैं, किसको, हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस को। और हाइपोथैलेमस से अब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हो जाता है, और साथ ही साथ ये टारगेट करेगा किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को। और एंटीरियर पिट्यूटरी को टारगेट करके क्या रिलीज करवाएगा भाई, LH एंड FSH। ठीक है, तो धीरे धीरे अब यहां पर GnRH, LH एंड FSH का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा। पूरा नहीं हुआ है, धीरे धीरे होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपने। तो ये जो हार्मोन है अब धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। क्यों बढ़ने लगते हैं, क्योंकि यहां पर उनको एक नेगेटिव फीडबैक चला गया है। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक चला गया है। और साथ ही साथ अब यहां पर धीरे धीरे जो हमारे पास फॉलिकल, जो सपोज 1 to 2 फॉलिकल्स यहां पर प्रेजेंट थी, सेकेंडरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, वो अब कन्वर्ट होने लगती हैं टर्शियरी फॉलिकल में। और मैच्योर टर्शियन फॉलिकल इज नोन एज ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है ना, तो वहां से भी कुछ कुछ ईस्ट्रोजन जो है वो प्रोड्यूस होने लगेगा। तो ये कुल मिलाकर के ये जो हार्मोन है GnRH, ठीक है, या फिर ये LH FSH, ये सब वर्क करने लग गए हैं। अब इनका क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लग गया है, तो इन्होंने अपना वर्क फंक्शनिंग अपनी चालू
कर दी है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना। इसके साथ साथ और क्या होगा, जो यूट्राइन वॉल है उसकी थिकनेस भी अब बढ़ने लगेगी। जो यूट्राइन वॉल है उसकी थिकनेस भी क्या होने लगती है, अब बढ़ने लगती है। तो अब सपोज अब हम कब कहां तक पहुंच गए, 13th डे तक, क्योंकि 6 से लेकर के 13 डे तक हम जा रहे हैं। ठीक है, तो अब सपोज हम कहां पहुंच गए, 13 डे तक। ऑब्वियस ही बात है, मैंने आपको क्या बताया था, 12th डे में जो ग्राफिन फॉलिकल है वो कंप्लीटली बन के तैयार हो चुकी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब 13 डे तक भी यहाँ पर 12 to 13 डे मान के चलो इसको, ग्राफिन फॉलिकल बन के कंप्लीटली तैयार है। ठीक है, थीका इंटरना भी कंप्लीटली बन के तैयार है। थीका इंटरना से क्या रिलीज हो जाएगा भाई, ईस्ट्रोजन। थीका इंटरना से अब यहां पर ईस्ट्रोजन सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में क्या होगा, रिलीज होगा। किस दिन, 12 to 13 डे में, जिस दिन ग्राफिन फॉलिकल कंप्लीटली मैच्योर हुई है बन करके। ग्राफिन फॉलिकल कंप्लीटली मैच्योर हो गई है बन करके। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो ईस्ट्रोजन का हाई जो कॉन्सेंट्रेशन यहां पे बना है ना, ये अब एक पॉजिटिव फीडबैक दे देता है भाई। क्या दे देता है, पॉजिटिव फीडबैक। किसको देगा, किसको देगा पॉजिटिव फीडबैक, ये दे देता है पॉजिटिव फीडबैक हाइपोथैलेमस को। और हाइपोथैलेमस से रिलीज क्या होगा, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जीएनआरएच। और जीएनआरएच फर्दर किसको टारगेट करता है भैया, एलएच एंड एफएसएच को। और एलएच एंड एफएसएच तो वैसे भी बढ़ ही रहा था ना धीरे धीरे, पीछे बात की तो थी हमने, है ना। एलएच एंड एफएसएच तो धीरे धीरे बढ़ ही रहा था, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन देखो इनकी। लेकिन अब यहां पर जीएनआरएच को एक पॉजिटिव फीडबैक गया, बोला कि भैया ईस्ट्रोजन ने क्या बोला, मैं कि मेरा कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, आप भी अपना कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ाओ। तो जीएनआरएच और बढ़ा, एलएच एफएसएच और बढ़ा। इसके चक्कर में हुआ क्या कि यहां पर एलएच 6 to 10 फोल्ड बढ़ गया। ठीक है, और एफएसएच 2 to 3 फोल्ड बढ़ जाता है। और इसको बोलते हैं एलएच सर्ज एंड इसको बोलते हैं एफएसएच सर्ज। इस एलएच सर्ज की वजह से 14th डे को क्या पॉसिबल हो पाता है, ओव्यूलेशन पॉसिबल हो पाता है। ठीक है ना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। इसीलिए यहां पर जो ओव्यूलेशन है भैया वो 14 डे को हो जाता है, क्योंकि 12 to 13 डे में तो क्या हुआ है, पॉजिटिव फीडबैक मिला है, जिसकी वजह से एलएच सर्ज होगा और यहाँ पर 14 डे को ओव्यूलेशन हो जाता है। इसी शॉर्ट फेज को हम किस नाम से जान देते हैं, किस नाम से जानते हैं, ओव्यूलेटरी फेज। किस नाम से जानते हैं भैया, ओव्यूलेटरी फेज के नाम से हम उसको जानते हैं। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक ये वाला फेज आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बढ़े आगे की तरफ। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, अब क्या होगा, ठीक है, अब क्या होगा, तो हुआ क्या है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज की वजह से, सॉरी ओव्यूलेटरी फेज की वजह से, यहां पर एक तो सबसे पहले हुआ क्या, जो ग्राफिन फॉलिकल है, ग्राफिन फॉलिकल वो रप्चर हो गई। क्या हो गई भैया, रप्चर हो गई। ठीक है, अब रप्चर हुई है तो ग्राफिन फॉलिकल यहां पर फर्दर आगे जाकर के कॉर्पस हीमोरैजिकम में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है, कॉर्पस हीमोरैजिकम में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब कॉर्पस हीमोरैजिकम से आगे जाकर के ये फॉर्म करता है कॉर्पस ल्यूटियम को। किसको फॉर्म करेगा भैया, कॉर्पस ल्यूटियम को। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या काम करता है, मैंने तुम्हें बताया था कॉर्पस ल्यूटियम क्या काम करता है। कॉर्पस ल्यूटियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन मैं तुम्हें बता चुका हूं। क्या, बताओ बताओ क्या करेगा ये कॉर्पस ल्यूटियम, प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रीशन ये करेगा। क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रीशन ये करेगा। ठीक है ना, तो प्रोजेस्टेरॉन का पीक लेवल, इसीलिए तो आपको कॉर्पस ल्यूटियम बनके कब तैयार होती है, 22nd डे को। इसीलिए तो प्रोजेस्टेरॉन का पीक लेवल कब देखने को मिलेगा, 22nd डे को। ठीक है, कब देखने को मिलेगा, 22nd डे को। क्लियर है।
और यहां पर एक और चीज आपने क्या ध्यान में रखनी है, अगर सपोज इन केस फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, क्या नहीं हो पाता है, फर्टिलाइजेशन सपोज नहीं हुआ, किसका, स्पर्म एंड ओवम का, भाई कॉपुलेशन ही नहीं हुआ, ना ही स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज कर पाया, फ्यूज कर पाया, तो फिर क्या होगा भाई, कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होने लगेगी, क्या होने लगेगी, डीजेनरेट होने लगेगी कॉर्पस ल्यूटियम, और किस में कन्वर्ट हो जाएगी डीजेनरेट होके, कॉर्पस एल्बिकेंस में, कॉर्पस एल्बिकेंस में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। और क्योंकि अब कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होगी, इसीलिए धीरे धीरे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो जाएगा, कम। भाई कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो गई तो प्रोजेस्टेरॉन कौन सेक्रेट करेगा, कोई नहीं कर पाएगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो गया, कम। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। क्या फॉलिकल्स वहां पे बन रही हैं, अभी तक कोई फॉलिकल्स नहीं बन रही वहां पे, भाई एंडोमेट्रियम अपने आप को प्रिपेयर करके तैयार कर चुकी थी अभी तक तो, ठीक है ना, एंडोमेट्रियम ने अपने आप को क्या किया था, प्रिपेयर किया था। तो अब एंडोमेट्रियम में भी डिजेनरेशन देखने को मिलेगा हमें, ठीक है, फॉलिकल्स कोई बन नहीं रही, तो ईस्ट्रोजन का लेवल भी अब क्या हो जाएगा वहां पर, कम। समझ में आया, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी कम है, ईस्ट्रोजन का लेवल भी कम है, साथ ही साथ यहां पर अब जो हमारे पास दूसरे हार्मोन हैं जैसे कि जीएनआरएच, एलएच, यहां से प्रोजेस्टेरॉन से उसको एक नेगेटिव फीडबैक जाता है, और नेगेटिव फीडबैक में क्या होगा, बड़ा हुआ जो भी एलएच एफएसएच है वो घटने लगेगा, तो यहां से जीएनआरएच भी हो जाता है कम, एलएच भी हो जाता है कम, ठीक है, और साथ ही साथ एफएसएच भी यहां पर क्या हो जाता है, कम। तो इस पर्टिकुलर पूरे फेज में यहां पर हमारे पास जितने भी हार्मोन्स है सबका लेवल आपको क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ और क्या देखने को मिलेगा, जो एंडोमेट्रियम की लेयर थी, एंडोमेट्रियम की जो लेयर थी वो डीजेनरेट होने लगेगी, क्या होने लगेगी भैया, डीजेनरेट होने लगेगी, और डीजेनरेट होने लगेगी तो ऑब्वियस ही बात है जो भी यहाँ पे ग्लैंड या फिर ब्लड वेसल का एक तरीके से डेवलपमेंट हुआ था, ब्लड की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, वो भी डीजेनरेट हो जाएंगी, ब्लड वेसल गेट रप्चर्ड, ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगी, रप्चर्ड। तो एंडोमेट्रियम ने अपने करण अर्जुन की याद में तड़प तड़प के क्या कर दिया, जान दे दी। ठीक है, करण अर्जुन कौन थे, स्पर्म एंड ओवम, फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ भैया। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स यहाँ पे रप्चर हो गई, एंड इसी फॉर्म में आगे जाकर के, ठीक है, मतलब आफ्टर 28th डे के बाद वापस से जो फर्स्ट डे आएगा, वापस से वहां पर हमारे पास एक जो नई मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और इसी की वजह से जो ब्लड लॉस है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो दिस वाज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। होपफुली आप सभी को ये समझ में आया होगा। इसके अलावा कुछ और भी हमारे पास इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स हैं, ठीक है, कुछ और अदर इंपॉर्टेंट कंडीशंस हमारे पास देखने को मिलती हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, फिर आज के लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट से पॉइंट आपने क्या ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट से पॉइंट क्या ध्यान में रखना है, सेफ पीरियड क्या होता है भाई, सेफ पीरियड क्या होता है। तो सबसे पहली बात, सेफ पीरियड मतलब अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो भी और फर्टिलाइजेशन ना भी अगर हमें देखने को मिले, ठीक है, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो भी रहा है और फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, या फिर एक तरीके से प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं हो रही, तो उसको हम क्या बोल देंगे, सेफ पीरियड बोल देंगे। तो ये सेफ पीरियड होता है 19th डे से लेकर के, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 19th डे से लेकर के 28th डे तक। ठीक है, एक तो फेज ये हो गया, एंड फर्स्ट डे से लेकर के 8th डे तक। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। क्लियर, कभी कभार 9th डे भी हम बोल सकते हैं, ये डिपेंड करता है किस पे, स्पर्म की लाइफ पे, क्योंकि स्पर्म की जो लाइफ है वो है नियर अबाउट 4 to 5 डेज की, तो उसी हिसाब से यहाँ पर सेफ पीरियड कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, और ओवम की या एग की जो लाइफ है, ठीक है, वो है नियर अबाउट 2 डेज की, सिर्फ 2 दिन की यहाँ पर एग की लाइफ साइकिल होती है। और अनसेफ पीरियड
वो पीरियड जिसमें कि प्रेगनेंसी पॉसिबल हो पाएगी, वो अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो वो आ जाएगा भाई जो ये इसके अलावा वाला जो फेज है पूरा का पूरा, ठीक है, 9 से लेकर के 18th डे तक का, मेसोसाइकिल के 9 से लेकर के 18th डे तक के क्या है यहाँ पर अनसेफ पीरियड है, मतलब प्रेगनेंसी पॉसिबल है, प्रेगनेंसी पॉसिबल हो जाती है, पॉसिबल है। यहाँ पर प्रेगनेंसी क्या है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। और इसी को हम फैमिली प्लानिंग के लिए भी कंसिडर करते हैं, इस पर्टिकुलर पीरियड को फैमिली प्लानिंग के लिए, ठीक है। तो एक पॉइंट यहां से हो गया हमारे पास, दूसरा पॉइंट ये हो गया, और इनकी हमने लाइफ स्पैन या लाइफ साइकिल हमने देख ली। और क्या पॉइंट्स हैं वो मैं बताता हूं आपको। सी एक्चुअली जो पोस्ट ओव्यूलेटरी वाला फेज होता है ना, पोस्ट ओव्यूलेटरी वाला जो फेज होता है दैट इज इनवेरिएबल, वो चेंज नहीं होता कभी भी। मेसोसाइकिल जैसे मैंने बताया आपको 28 डेज की रहती है नॉर्मली, लेकिन अगर सपोज इसमें फ्लक्चुएशन हो तो ये सपोज 32 डेज की हो जाए या फिर ये 25 डेज की हो जाए, तो इस दौरान पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज कभी भी किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होगा, क्या रहता है, ये इनवेरिएबल रहता है। और जो प्री ओव्यूलेटरी फेज है वो भले ही चेंज हो जाएगा, वो क्या रहता है भैया, वेरिएबल रहता है, ठीक है। ये क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा, ये क्या रहेगा, इनवेरिएबल रहेगा, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है इसमें। तो इसकी वजह से यहां पर अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं भाई, इससे हम कुछ क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने तुम्हें बता ही दिया, सेफ पीरियड, अनसेफ पीरियड, ठीक है। और जो प्रेगनेंसी है वो डिटेक्ट की जाती है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन से, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन की प्रेजेंस से, ठीक है। ये कब रिलीज होता है, जब प्रेगनेंसी हो जाती है, ठीक है ना। मतलब अगर कॉर्पस ल्यूटियम सस्टेन्ड है, अगर कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, सस्टेन्ड है, तो एससीजी का भी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। और कॉर्पस ल्यूटियम कब सस्टेन्ड है, व्हेन प्रेगनेंसी इज देयर, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखा है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, इसके बेसिस पे, किसके बेसिस पे, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज इज इनवेरिएबल एंड प्री ओव्यूलेटरी फेज इज वेरिएबल, इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस कर पाते हैं भाई। वो क्वेश्चंस क्या है, यहाँ पे मैं पहले उनको बता देता हूँ। जैसे सपोज अगर आपके पास क्वेश्चन आया, बताइए कि भाई कोई मेंस्ट्रुअल 32 डेज की है, ठीक है, तो इसमें ओव्यूलेशन कौन से डे को हुआ होगा। जनरली हम क्या सोचते हैं 14 डे को ओव्यूलेशन होता है, यहाँ पे भी वही हुआ होगा, लेकिन नहीं, ये क्या है, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल है जिसमें कि डेज जो है वो चेंज हो चुका है, ठीक है ना, 30 डेज हो चुका है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हमने क्या ध्यान में रखना है कि ये जो 32 है इसमें से लास्ट का जो 14th डे है, मतलब जो ये पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज है इनवेरिएबल, जिसका कि डेज फिक्स रहता है कितना, 14 डेज का, और ये वेरिएबल है, प्री ओव्यूलेटरी का कोई फिक्स नहीं है, यहाँ पर इसका फिक्स रहेगा 14 डेज का। तो वो हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। 32 माइनस 14 कितना आ जाएगा, 18, है ना। तो मतलब ओव्यूलेशन किस डे को हुआ होगा, 18th डे को हुआ होगा, ठीक है। इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, भले ही वो 25 डेज हो, कम हो 28 से या 28 से ज्यादा हो, ये आपने ध्यान में रखना है। ये एनसीईआरटी का एक गिवन डायग्राम है, एज इट इज मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए ये एक पुट किया हुआ है, ठीक है, इस लेक्चर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई किस तरीके से जो भी अभी तक हमने समझा सब वही चीजें समझाई हुई है, 1 to लेकर के 5th डे तक। यहाँ पर मेंस्ट्रुअल जो मेंस्ट्रुएशन फेज है वो दिखा रखा है, बाकी उसके बाद वाला फॉलिकुलर फेज है अप टू 13th डे तक। 14th डे को यहाँ पर देखो ओव्यूलेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। बाकी इसके बाद वाला ल्यूटियल फेज, कॉर्पस ल्यूटियम जहाँ पर बन रही है, ठीक है, वो वाला फेज हो जाएगा। 22nd डे को बन के तैयार हो गई है, इसीलिए ये देखो जो भी पीक पे है 22nd डे को, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, आपका प्रोजेस्टेरॉन, वो क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन। बिल्कुल सही बात निकल के आ रही है, ठीक है। ईस्ट्रोजन का पीक कब देखने को मिलेगा, एक तो पहले ओव्यूलेशन के पहले, एक ओव्यूलेशन के बाद भी, क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम भी कुछ अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करती है, ठीक है। वो वहां पे भी एक पीक आएगा, लेकिन जो उसका सबसे बड़ा पीक रहता है वो देखने को मिलता है प्री ओव्यूलेटरी फेज में।
कब? जब थीका इंटरना वेल डेवलप्ड हो गई होगी। कब? जब ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर्ड, कंप्लीटली मैच्योर हो गई होगी। तो 13th डे के करीब, 13 to 14 डे के करीब वहां पर हमारे पास ईस्ट्रोजन में पीक देखने को मिलेगा। LH FSH मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो यहां पर नियर अबाउट 13th के एंड में या फिर 14th की डे के बिगिनिंग में ये हमें यहाँ पर ये सर्ज देखने को मिलता है। ये FSH होगा, सबसे पीक पे कौन होगा? LH होगा, ठीक है। 6 to 10 फोल्ड यहाँ पे आप दिख सकता है ये, और ये कितना 2 to 3 फोल्ड यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये देखो वापस से 28 डे के बाद यहाँ पर डिजेनरेट हो गई है, ब्लड वेसल्स वगैरह रप्चर हो गई हैं, ब्लड लॉस हो जाएगा, और कॉर्पस ल्यूटियम भी यहाँ पर डिजेनरेट होकर के क्या बन चुकी है? कॉर्पस एल्बिकेंस। कॉर्पस एल्बिकेंस, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना। अगर सपोज देखो ये हॉर्मोन्स के ये दोनों ग्राफ अगर एक साथ दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए, कुछ भी इसमें लेबल ना किया हो, सिर्फ डेज दिए गए हों और ये पीक वगैरह दे रखी हो, तो आपसे पूछा जाए कि बताइए ये हार्मोन कौन सा है, तो एक तो लॉजिक लगा सकते हो, दूसरा क्या करोगे? अगर सपोज ये FSH, ईस्ट्रोजन, LH, प्रोजेस्टेरोन कुछ भी नहीं दे रखा है, यहाँ पे सिर्फ 28 डेज दे रखे हैं और ये पीक अलग अलग बनाए, तो यहाँ पर आप ध्यान में रखना, याद करने का तरीका फ्लैप, FLEP, ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब यहाँ पर पहला वाला जो आएगा दैट विल बी FSH, दूसरा वाला जो आएगा LH, तीसरा वाला जो आएगा एस्ट्रोजन, एंड चौथा वाला लास्ट में जो आएगा प्रोजेस्टेरोन। तो इसके बेसिस पे आप देख सकते हो भाई कौन सा क्या है। देखो यहाँ से बड़े 22nd डे पे वैसे ही पीक मिल रहा है अगर लॉजिकल देखें, और वैसे भी हमारे पास यहाँ पे इस ट्रिक के हेल्प से भी यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ईस्ट्रोजन का भाई ये रहा 13th डे पे या 12 to 13 डे के बिगिनिंग में यहाँ पर हमें पीक देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये भी हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर, और लॉजिक के बेसिस पे भी भाई थीका इंटरना जब वेल डेवलप्ड हो जाए, उस तरीके से LH तो सबसे पीक पे रहेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा द लार्जेस्ट पीक विल बी ऑफ LH, ठीक है। सबसे बड़ा पीक किसका रहेगा? LH का रहेगा, और उसके बाद नंबर आ जाता है FSH का यहाँ पर नीचे, ठीक है। तो सेम डे को ही ये दोनों पीक देखने को मिलते हैं हमें। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से हमने ये सॉल्व करना होता है इस ग्राफ को, ठीक है। तो आज के लिए, आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके अदर जो इंपॉर्टेंट कंडीशंस आती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की वो भी करेंगे, ठीक है। जैसे कि एमिनोरिया, डिस्मिनोरिया, मिनोरेजिया, पॉलीमिनोरिया, क्रिप्टोमिनोरिया क्या होता है, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी क्या होती है, वो हम देखेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, हैव फन। और आप मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एंड टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। फेसबुक, इंस्टा एंड टेलीग्राम की आईडी मैंने दी हुई है। टेलीग्राम पे मेरा एक चैनल भी है नीड यूजी मैट प्रोब करके, यहाँ पर मेरे से आप अगर जुड़ेंगे तो मैं आपको नोट्स वगैरह भी प्रॉपरली आपको दे सकता हूँ, ठीक है। तो गुड नाइट, बाय बाय।